हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से और दूसरा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ था, आप ध्यान दीजिएगा। उस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये E1 और E2 जो दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, उन दोनों में जो एंगल बोला हुआ था, आपने उसको पैरेललोग्राम लॉ से अगर सॉल्व किया था तो हम लोगों ने इसमें जो एंगल को अज्यूम किया हुआ था वो बात की थी कि ये थीटा है। डिपेंड करता है कि आप एंगल क्या ले रहे हैं। तो मैंने E1 और E2 के बीच में अगर थीटा एंगल लिया हुआ है तो आपको पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये आपके दोनों के साथ थीटा बाई टू एंगल में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। या तो आपका क्या हो जाएगा, E2 और E वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू। और E1 और E वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, थीटा बाई टू। बिकॉज ये टोटल एंगल आपका अगर थीटा है E1 और E2 वेक्टर के बीच में, तो दो एंगल्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा थीटा बाई टू में। सो चॉइस आपकी है कि आप इन दोनों के बीच में एंगल कितना अज्यूम कर रहे हैं, राइट। अगर आप जो है थीटा एंगल टोटली अज्यूम कर रहे हैं कि E1 और E2 के बीच में जो एंगल है अगर वो थीटा है, तो आपका जो है E वेक्टर और E2 के अलॉन्ग थीटा बाई टू और E1 और E के बीच में भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो E1 कॉस थीटा बाई टू प्लस E2 कॉस थीटा बाई टू आएगा, राइट। और हमने बात करी थी कि अगर ये वाला जो E वेक्टर है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आप AB है आपका, वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये आपका एंगल थीटा बाई टू है तो ऑफकोर्स ये भी एंगल कितना होगा, थीटा बाई टू होगा, राइट। या फिर अगर आप ऐसा ना करें, लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको मेंशन किया हुआ था, आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर मैंने ये एंगल जो है थीटा लिखा हुआ था, तो आप उसको थीटा बाई टू लिखेंगे। अदरवाइज उस क्वेश्चन में हम लोगों ने E1 कॉस थीटा लिखा था, तो टोटल एंगल जो होगा वो कितना होगा आपका, टू थीटा होगा। क्यों होगा टू थीटा? अगर एंगल टोटल E1 और E2 के बीच में टू थीटा होगा तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो E2 के बीच में एंगल होगा वो थीटा और थीटा में दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना, राइट। तो ये आपका एंगल थीटा होगा, तो ऑफकोर्स ये भी कितना हो जाएगा, उस वक्त ये थीटा हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा आप एंगल क्या ले रहे हैं, राइट। तो कैलकुलेशन में कोई आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको एंगल ध्यान देना है। वो उस दिन हम लोगों ने यहाँ पर टू थीटा नहीं लिखा हुआ था, मैंने थीटा के अकॉर्डिंग किया हुआ था। थीटा आपका E वेक्टर और E2 के बीच में क्या था, बना हुआ एंगल था, राइट। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एंगल क्या है। तो आप या तो इस फॉर्मूले से निकालिए या फिर आपका जो पैरेललोग्राम है वो आपको पता है कि E स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका 2E1 E2 और क्या आएगा आपका कॉस थीटा, राइट। तो अगर आपका जो है E1 E2 के बीच में अगर आप एंगल थीटा लेके चल रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा आपका कॉस थीटा आएगा। क्लियर होगी बात? अदरवाइज अगर आप E1 वेक्टर और E2 के बीच में अगर एंगल टू थीटा ले रहे हैं तो आप यहाँ पर कॉस टू थीटा लिखेंगे, ठीक हो गया। और उसकी वैल्यू फिर आप किससे निकालेंगे, क्योंकि अगर ये टोटल एंगल अगर टू थीटा होगा तो ऑफकोर्स ये जो दो हाफ्स में ब्रेक होगा आपका तो थीटा थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। तो आप कॉस थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे। चॉइस आपकी है, आप एंगल क्या ले रहे हैं। या फिर आप इससे कीजिए, अगर आप जो है एंगल टू थीटा ले रहे हैं तो यहाँ थीटा आएगा, एंगल हाफ आएगा। अगर थीटा ले रहे हैं तो थीटा बाई टू आएगा, राइट। सो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात किया हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है क्या, एक वो रीज़न जिस रीज़न पर आप क्या कर रहे हैं, एक फोर्स को फील कर रहे हैं, वो भी उस चार्ज की वजह से। वो सिस्टम ऑफ चार्ज भी हो सकता है आपका या फिर एक सिंगल चार्ज भी हो सकता है। उस चार्ज की वजह से आप जो आपका जो रीज़न क्रिएट हो रहा है, जिस रीज़न तक आप उस फोर्स को फील कर रहे हैं, वही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, तो आपका एक तरीके से कोई भी अगर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, उन इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से उनके अराउंड जो है एक तरीके से उसके चारों ओर जो कॉन्फ़िगरेशन आपका क्रिएट हो रहा है उसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हो। तो अगर मैं बात करूं कि अगर एक आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, एक प्लस क्यू चार्ज था आपका, ठीक है, अगर ये एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बनेंगी वो किस तरीके से होंगी, डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है प्लस टू क्या होती है, माइनस होती है आपकी। तो प्लस से माइनस की ओर, तो आपका क्या करेंगी, ये बाहर की तरफ को आउटवर्ड्स आपकी क्या करेंगी, अलॉन्ग आउटवर्ड आप इसको बोलेंगे। और दूसरा इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ये बाहर की तरफ होंगी आपकी, तो
ये आपका एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, प्लस क्यू चार्ज आपने बोला, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, राइट। अगर आपका माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से किस तरीके से होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ को होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई टूवर्ड्स दिस माइनस क्यू चार्ज, राइट। और इधर प्लस क्यू चार्ज अगर होगा तो उससे क्या जाएंगी आपकी, ये आउटवर्ड जाएंगी, तो ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से हो गया और ये आपका प्लस क्यू चार्ज की वजह से हो गया, राइट। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बात करूँ तो अगर आपकी जो है इसमें, तो अगर आप देख रहे हैं तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपने देखा, राइट। अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर आपको दिया गया है तो वो किस तरीके से आप फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेंगे या फील्ड लाइंस आप कैसे बनाएंगे, राइट। अब होता क्या है, एक तरीके से आपका जो किसी भी कर्व पे या किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है, वो टेंजेंट आपको क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या देता है, डायरेक्शन देता है, या फिर आप बोलिए उस पॉइंट की क्या देता है, इंटेंसिटी आपको देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी आप बोलें, राइट। अगर ये एक कर्व है, ठीक, तो इस कर्व के लिए अगर आप टेंजेंट का मतलब आप जानते हैं, जो एक ऐसी लाइन जो इस कर्व को टच करते हुए जाए, तो अगर ये आपका इसकी टेंजेंट है तो ये जो टेंजेंट होगी आपकी इस कर्व के लिए, ये आपको क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी क्या देगी, आपको डायरेक्शन देगी, ठीक। तो अब बात ये आती है कि अगर आपको कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया गया हो तो उसमें एक तरीके से फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी, इंटरैक्शन होगा एक तरीके से। अगर आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्टिव होंगी, अदरवाइज अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो रिपल्सिव होंगी, ठीक हो गया। अगर प्लस माइनस चार्ज होगा तो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो आपकी फील्ड लाइंस क्या होंगी, आप देखेंगे कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की वजह से डिस्ट्रीब्यूट आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके का होगा, और अगर आपके सेम चार्जेस हैं तो उसमें किस तरीके से होगा, उसकी हम बात करते हैं, राइट। तो अगर आपको एक सिस्टम ऑफ चार्ज दिया गया हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस की तरफ को होती है, तो ये +2 क्या हो गई आपकी, माइनस हो गई। अब देखिए ये इंडिविजुअली आपका जो ये माइनस चार्ज है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये इसके टूवर्ड्स होंगी, इसकी ओर होंगी आपका, तो इस तरीके से आप फील्ड लाइंस को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, राइट। अब ये प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से जो आपकी फील्ड लाइंस होंगी वो आपकी किस तरीके से होंगी, एक तरीके से आप बोलेंगे कि वो आउटवर्ड्स होंगी आपकी, राइट, बाहर की तरफ, क्योंकि प्लस चार्ज है आपका, तो उस पर क्या होंगी आपकी, आउटवर्ड्स होंगी। अब बात ये आती है कि जो आपकी फील्ड लाइंस होती हैं वो आपका एक क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्यों, क्योंकि आपका जो फील्ड लाइंस है वो एक पॉइंट से शुरू होती हैं और दूसरे पॉइंट पर आके क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। अगर ये प्लस चार्ज है आपका, ये माइनस चार्ज है, तो यहाँ से अगर आपकी फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं तो वो आपका इस पॉइंट से शुरू हुई और इस पॉइंट पर जाके एंड हो गई, तो ये जो है एक क्लोज लूप आपका नहीं बनाती है। अभी अगर आप अपने 4th चैप्टर में जाएंगे जो कि मैग्नेटोस्टैटिक्स है, उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आपने देखा होगा, एक बार अगर आप एक मैग्नेट लेते हैं तो उस पर आपने देखा होगा उसके पोल्स हैं, अगर साउथ और नॉर्थ पोल है तो उसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, अगर आपने 10th क्लास में भी ये चीज़ किया होगा, तो वो एक क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, राइट। बट ये क्या है कि अगर आपको सिस्टम ऑफ चार्ज दिया गया हो, अगर ये प्लस चार्ज है माइनस चार्जेस की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है, टर्मिनेटेड होती है, मीन्स क्लोज लूप आपका नहीं बनाते हैं, एक पॉइंट से शुरू होंगे और दूसरे पॉइंट पे जाके एंड हो जाएंगी, राइट। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। सो हमने ये देखा अभी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। वो हो क्या रहा है कि आपका एक चार्ज की वजह से आपका वो क्रिएट हो रही है और दूसरे चार्ज पे क्या हो जा रही है, एंड हो जा रही है। अगर सिंपल बात करें तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज आपका पार्टिकल था और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, तो वो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर क्या हो गई है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन हो गई। तो अगर प्लस चार्ज से वो जनरेट हो रही है तो माइनस चार्ज पे क्या हो गई है, वो आपकी टर्मिनेट हो गई है, राइट। तो ये आपका जो है क्लोज लूप नहीं बनाती है, ये कैसा आपका क्या होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरे पॉइंट पर जाके क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, राइट। तो अब उसके बाद ये आता है कि आपका जो है इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइन जो है, अगर आपने देखा कि अगर एक सिंगल चार्ज था, राइट, अगर एक प्लस का चार्ज था, तो ये सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई, ये इस पॉजिटिव चार्ज से कहाँ की तरफ को गई, आपकी इन्फिनिटी पे जाके एंड हुई। हमने यही तो बात करी, इधर से शुरू हुई आपकी, ओरिजिनेट फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, और आपका हम बोल देंगे कि ये इन्फिनिटी पे जाके क्या होंगी, आपकी एंड होगी। प्लस चार्ज की वजह से आप देख रहे हैं, तो हमने उसमें जो है इस तरीके से फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस किया, राइट। अब अगर यहीं पर अगर यही चीज़ अगर आपकी नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी, तो उस पर आपने ये बात करी, जो फील्ड लाइंस थी आपकी, तो वो कहाँ से शुरू हो रही है, हम बात ये करेंगे कि वो इन्फिनिटी से ओरिजिनेट हो रही है और आपके माइनस चार्ज पर आके क्या हो रही है, आपकी टर्मिनेट हो रही है, राइट। तो आपका इन्फिनिटी से कहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है आपका, उस पर आके वो क्या हो गई, एंड हो गई। तो ये आपका क्या हो जाएगी, एक इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो उसमें फील्ड लाइंस की जो है डायरेक्शन किस तरीके से होंगी, ठीक हो गया। और हमने ये बोला कि अगर आपका जो है कोई भी आपका कर्व है, तो उस पर आप नॉर्मली ये बात करें, अभी ये तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज था, उसकी वजह से आपने जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट अगर यहीं पर अगर कोई कर्व देखते हो आप, उस पर अगर आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बतानी है, तो वो कैसी होंगी, जो उस कर्व की क्या होंगी, टेंजेंशियली होगी। टेंजेंट क्या देगी, उसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगी आपको, ठीक। अब बात ये आती है कि पहली प्रॉपर्टी तो आपने ये पढ़ लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी डिसकंटिन्यूअस कर्व्स आपके बनाती है। दूसरा ये है आपका कि आपका जो है किसी भी पॉइंट पे, राइट, कोई भी पॉइंट पे आपका जो है जो उस पॉइंट जो उसका टेंजेंट होता है, सो टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो वो आपको क्या देते हैं, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, तो किसी भी पॉइंट पर, अगर ये कोई पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे आप ये बात करेंगे कि जो इसके लिए जो आप टेंजेंट बोलेंगे, तो वो क्या देगा आपको, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या देगा, डायरेक्शन आपको बताएगा। बाई चांस ये अगर आपका एक कर्व है, तो ये आपकी इसकी टेंजेंशियली लाइन हो गई, तो ये आपको क्या देगी, उस फील्ड लाइंस की क्या देगी, डायरेक्शन देगी। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलिए, तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि कभी भी आपकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, राइट। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ एट दैट पॉइंट। तो वहाँ पे क्या होगी आपका, अगर आपका जो है दो कर्व्स है, राइट, अगर आपने दो कर्व लिए हुए हैं, तो अगर आपने एक ये कर्व है और दूसरा आपका ये कर्व है, तो अगर आपकी ये फील्ड लाइंस है अगर, तो इस पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप देखते हैं, तो इस कर्व के लिए जो अगर मैं बात करूं, तो ये इसकी टेंजेंट हो गई, और ये जो पहला वाला कर्व है इसके लिए ये इसका टेंजेंट हो गया, राइट। तो इस कर्व के लिए आपने देखा ये उसका टेंजेंट था, और सेकंड कर्व के लिए जो उसका टेंजेंट बना आपका ये टेंजेंट था। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की मैं बात करूं, तो इस पॉइंट पर देखिए एक डायरेक्शन ये जा रही है आपका, और एक डायरेक्शन ये जा रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता है ना। आप अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर फेस कर रहे हैं, तो आपकी एक ही डायरेक्शन होगी। अगर मेरा फेस नॉर्थ की तरफ को है, तो मेरी डायरेक्शन उस वक्त क्या होगी, नॉर्थ ही होगी, ठीक हो गया। तो क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको दो आपकी डायरेक्शन मिलती है, जो कि एक पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी दो फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि आपका जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करती हैं, वहाँ पर आपको कितनी डायरेक्शन मिल रही है, दो डायरेक्शन मिल रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पर्टिकुलर एट ए टाइम जो है आपका एक ही तो डायरेक्शन होगा। अगर आप नॉर्थ की ओर डायरेक्टेड हैं, तो ऑफकोर्स आपका डायरेक्शन नॉर्थ होगा, या साउथ की ओर है तो साउथ होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी नॉर्थ भी है और साउथ भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो आप ये बोलेंगे कि दो फील्ड लाइन जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, राइट। तो ये कुछ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी, जिसको हमने डिस्कस किया। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, तो अगर आपका कोई भी, अगर आपने एक कंडक्टर लिया हुआ है, तो उस कंडक्टर के जो उस सरफेस के जो नॉर्मल होती है, मतलब जो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, वो आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अगर आपने जो है कोई स्फेरिकल कंडक्टर लिया हुआ है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो आपकी डायरेक्शन होगी, वो हमेशा क्या होगी, इस कंडक्टर की क्या होगी, नॉर्मल होगी, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर की। जो कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर की क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो कोई भी सरफेस से अगर आप देखेंगे, तो हमेशा उसके क्या जाएगी, नॉर्मल जाएगी। या फिर अगर आप जो है एक जो है सिलेंड्रिकल सरफेस अगर आप लेते हैं, तो
तो अगर आप किसी इस पॉइंट पर अगर चेक करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी क्या होगी, नॉर्मल टू दिस सरफेस। तो जो इस सरफेस के अगर आप इसके कर्व्ड पार्ट को देखते हैं, जो कर्व सरफेस एरिया जिसे आप बोलते हैं, उस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप डायरेक्शन देखते हैं तो वो इस सरफेस के क्या होगी, जो इस सरफेस के क्या जा रही है, नॉर्मल जा रही है। या आप इसके जो आपके इसके सर्क्यूलर एंड्स हैं उन पर अगर आप चेक करते हैं तो वो भी इसके क्या जाएगी, परपेंडिकुलर जाएगी, राइट। सो नॉर्मल टू दैट सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है किसी भी कंडक्टर के जो सरफेस है उससे हमेशा क्या रहती है, नॉर्मल रहती है, मतलब 90 डिग्री से आपकी क्या होती है, पास होके जाती है, कभी भी पैरेलल नहीं होगी। कोई भी सरफेस अगर आपको दी गई है तो उसके पैरेलल नहीं होगी, राइट। तो ये कुछ आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हमने डिस्कस किया। सो अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए हमने ये बात करी थी, जो आपने क्वांटाइजेशन टर्म पढ़ा हुआ था, हम लोगों ने बात की थी कि जो आपका चार्ज होता है Q इज़ इक्वल टू, आपने क्या बोला था, N बोला था, दैट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा आपका, जो आपका चार्ज ऑन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। कोई भी आपका जो भी चार्ज बॉडी है, ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन ही हो, बट हमने ये बोला था कि वो हमेशा क्या होगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा, राइट। तो अब इस तरीके से तो आपका चार्ज क्या होगा, डिस्क्रीट होगा आपका, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका चार्ज क्या हो, एक डिस्क्रीट चार्ज हो, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आपको जो है कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, जैसे हमने बोला कि एक स्फेरिकल कंडक्टर था, उस स्फेरिकल कंडक्टर में जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर आप चार्ज लेंगे तो वो किस तरीके से आप लेंगे, तो हम बात ये करते हैं कि अगर आपने जो है एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, बाई चांस ये कोई सरफेस थी, एक स्फेरिकल सरफेस आपने ली हुई है, तो इस पर हम कंसिडर करेंगे एक स्मॉल सरफेस आपका एलिमेंट कंसिडर करेंगे। तो बाई चांस मैंने बोल दिया कि अगर इसका जो एरिया था वो अगर आपका ए था, टोटल इस सरफेस का, स्फेरिकल कंडक्टर का अगर एरिया जो है आपका ए था, तो हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, राइट। और उसको हम लोगों ने जो है रिप्रेजेंट किससे किया, स्मॉल था तो आप डी ए या डेल्टा ए जिसे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें, आप डी ए भी लिख सकते हैं, राइट, चॉइस आपकी है। तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए पे हम लोग ये बात करेंगे कि आपका जो है कितना चार्ज उस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो मैंने बोला कि यहाँ पर चार्ज जो था आपका, स्मॉल चार्ज, वो क्या था आपका, डी क्यू था। अब बात ये आती है इस पूरे सरफेस पर, तो आपका चार्ज आपका क्या है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ओवरऑल आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, तो आप उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप उस टर्म को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि आपका क्या है, ये आपने एक स्फेरिकल कोई बॉडी ली हुई है और आपका जो है इसकी क्या आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। आप ये बोलेंगे कि किसी पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट पे आपका कितना, आपका जो चार्ज है वो उस पर अटैच्ड है, राइट। तो आपने उसको क्या, जैसे नॉर्मली डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है आपका। अब वॉल्यूम वाली बात आप ये करते हैं जब 3D आपका कोई ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल है आपका। अब हम लोग अभी यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एक सरफेस की बात कर रहे हैं। तो सरफेस क्या आपका 2 डायमेंशन, अभी क्योंकि हम लोगों ने जो है नॉर्मली ये बात कर रखी है कि आपका उसकी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। हम 2 डायमेंशनली अगर उसको मान रहे हैं तो उसकी ऑफकोर्स, अगर जैसे ये बोर्ड है आपका, ये एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है आपका जिसकी लेंथ और ब्रेथ है, इसके अलॉन्ग अगर मैं बात कर रही हूँ तो आप क्या देंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट आपने डी ए दिया हुआ है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो जो सिग्मा होगा आपका वो कितना हो जाएगा, जितना आपका टोटल इस सरफेस पर चार्ज अटैच्ड है अपॉन क्या हो जाएगा आपका एरिया। अब आपने स्मॉल एरिया एलिमेंट जो है, अगर आपने डी ए ले रखा है तो वो डी ए और ऊपर क्या आएगा आपका डी क्यू। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गई, डी क्यू बाई डी ए। या नॉर्मली आप ये लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, क्योंकि आपने सरफेस पर आप बात कर रहे हैं तो वो क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। इसी तरीके से आपका अगला जो होता है वो क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कोई आपका जो है लीनियर एलिमेंट, मतलब कोई लाइन के अबाउट, जैसे अगर आपने बात करा तो अगर आपका जो है, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर कोई लाइन के अबाउट है तो तब आपका जो है जो टर्म आप इंट्रोड्यूस करेंगे उसको आप बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है आप उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि चार्ज जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर वो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये क्यू चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड आपने किया हुआ है ये किसी लेंथ के अबाउट किया है, राइट, किसी लाइन के अबाउट किया है, तो आप उस लाइन की क्या देखेंगे, लेंथ देखेंगे। तो
लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q/L। अगर एक स्मॉल चार्ज की अगर आप बात करेंगे तो dq आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा dl, जो कि स्मॉल लेंथ एलिमेंट होगा आपका वो dl आ जाएगा, या फिर आप उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी Q इज इक्वल टू L के टर्म्स में लिख सकते हैं। थर्ड जो आता है वो आपका आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो रो आती है आपका, अगर मैं बात करूं कि आपका जो है कोई भी एक बॉडी थी जिस पर आप क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देख रहे हैं, उसके वॉल्यूम के अबाउट कॉन्टीन्यूसली जो चार्ज था वो डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो जो आपका उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, जितना आपका उस पर चार्ज अटैच्ड है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम में वो चार्ज के आपका कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से, और वो क्या होगा आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इन चीज़ों का ये जो कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिए गए हैं, इनका यूज़ हम लोग फर्दर अपने किसी डेरिवेशन वगैरह में यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर ये हमारे क्या आएगा, काम आएगा कि किसी सरफेस के अलोंग या फिर किसी वॉल्यूम के या फिर किसी लीनियर एलिमेंट के कोई लाइन के अबाउट जो है आपका चार्ज कितना होगा, तो आप उसे जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स भी क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। सो ये था आज का आपका ओवरऑल इस चैप्टर का डिस्कशन यही था। अब फर्दर लेक्चर्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उनकी वजह से, ठीक। अगर आपको लेक्चर पसंद आए सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, and thank you for watching.